हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भूमिका अग्रवाल मेरे अपने चैनल करंट अफेयर विद भूमिका में। आज हम अगस्त के टॉप 50 स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किस ट्रेड एसोसिएशन ने आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया? तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आत्मनिर्भर भारत के लिए ऑर्गेनाइज़ किया वो किया CII ने। CII, ठीक है। CII इज़ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसने सिर्फ ऑर्गेनाइज़ किया है भारतीय उद्योग परिसंघ ने, और जो जारी करता है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो जारी करता है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और इस बार भारत की जो रैंकिंग रही है वो 63, ठीक है। लास्ट ईयर 77 थी, तो 14 पावदान ऊपर आके भारत ने 63 पर अपनी जगह बनाई। ओके। और इसमें फर्स्ट नंबर पे है न्यूजीलैंड, फर्स्ट है न्यूजीलैंड, 31 है चाइना एंड वी आर ऑन 63 इंडिया, एंड द लास्ट इज़ 190 देशों की रिपोर्ट होती है, और जो 190 देश पे है वो है सोमालिया, ठीक है, सोमालिया। ओके, नेक्स्ट। किस संगठन ने रिपोर्ट जारी की विषाक्त सत्य प्रदूषण का नेतृत्व करने के लिए बच्चों का एक्सपोजर क्षमता की एक पीढ़ी को नज़रअंदाज करता है? इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द रिपोर्ट द टॉक्सिक ट्रुथ चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लीड पॉल्यूशन अंडरमाइंस अ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल। तो ये जो रिपोर्ट जारी करी है यूनिसेफ ने जारी करी है रिपोर्ट। यूनिसेफ इज़ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष, इसकी जब स्थापना करी गई थी तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बच्चे थे, युद्ध से प्रभावित जो बच्चे थे, उनकी सुरक्षा, खाना, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारी इसके उद्देश्य थे। इसी उद्देश्य से ही यूनिसेफ को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उसके बाद आज ये संस्था जो है पूरे देश में मौजूद बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है, जिसमें वो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, इन सारे फील्ड्स पे काम करती है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 192 कंट्रीज़, इसको ये भी देख लीजिए, इस्टेब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 1946 आफ्टर वर्ल्ड वॉर। ओके। और 192 कंट्रीज़ में ये काम कर रही है, ठीक है, 192 कंट्रीज़ में ये काम कर रही है। दिस इज़ यूनिसेफ। ओके, नेक्स्ट। किस देश ने सफलतापूर्वक अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन किया? तो पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन जो किया है वो UAE ने किया है, ठीक है। और ये जो अरब का पूरा क्षेत्र है उसका अभी तक का पहला, अरब दुनिया का ये पहला परमाणु संयंत्र है, ठीक है, पहला परमाणु संयंत्र। इसमें 4 होंगे एक्चुअली में, अभी इनका ये फर्स्ट ही स्टार्ट हुआ है। 4 इसमें रिएक्टर होंगे, तो उसमें होगा ये एक्चुअली 2017 में स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से इसमें हमेशा देरी होती रही, लेकिन अभी स्टार्ट हो गया है। जब ये चारों स्टार्ट हो जाएंगे तो टोटल ये 5600 मेगावाट बिजली इससे पैदा करी जाएगी। और ये जो है UAE का 1/4 25% इससे बिजली की आपूर्ति करी जाएगी पूरे UAE में, ठीक है। ओके, तो ये लॉन्च किया है UAE ने, याद रखिएगा। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020? तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया इस बार 1 से 7 अगस्त तक। ओके, और द थीम वॉज सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानट, एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन, ठीक है। और ये जो इनिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय वाबा इज़ अ वर्ल्ड अलियांस ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन,
ठीक है। और ये जो एसोसिएट होता है विद WHO एंड यूनिसेफ। ओके, तो सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानट, दिस इज़ द थीम ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020। द नेक्स्ट इज, हाल ही में मारे गए मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट रसेल किर्श किस आविष्कार से संबंधित थे? रसेल किर्श, तो इन्होंने पिक्सेल का आविष्कार किया था। लगभग 6 दशक पहले 1957 में इन्होंने पिक्सेल को इंट्रोड्यूस किया था। पिक्सेल्स आप लोग जानते होंगे कि किसी भी पिक्चर में छोटे छोटे स्क्वायर डॉट्स होते हैं, डिजिटल डॉट्स होते हैं, और ये डॉट्स पिक्चर में जितना ज़्यादा होते हैं पिक्चर आपकी उतनी ज़्यादा साफ़ और क्लियर होती है, और जितने कम होते हैं पिक्चर की क्वालिटी उतनी कम अच्छी होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रसेल किर्श। ओके, तो इनका भी हाल ही में देहांत हो गया। द नेक्स्ट इज़, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने, वो इज़राइल के साथ किए हैं। ओके, इज़राइल। इसका बेसिकली ये है उद्देश्य जो है वो ये है कि अपने इंडिया और इज़राइल के बीच के लोगों में संपर्क बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और यूथ जो हमारा यूथ है उसमें दोनों देशों के सांस्कृतिक इतिहास, जो हमारा कल्चरल हिस्ट्री है, तो कल्चरल हिस्ट्री के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी, अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। उसकी वजह से ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है सांस्कृतिक समझौते का। ओके, नेक्स्ट इज, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जिन्हें वर्तमान पद पर 2 वर्ष का विस्तार दिया गया है, वह किस संगठन से के प्रमुख हैं? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी, इनको एक्सटेंशन दिया गया है, तो ये हैं DRDO के प्रमुख हैं ये। DRDO इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, और 1 जुलाई 1963 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, तो इसमें इनको एक्सटेंशन दिया गया है जी सतीश रेड्डी जी को। ओके, नेक्स्ट इज, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 में कौन सा भारतीय राज्य सबसे ऊपर है? तो इसमें जो भारतीय राज्य सबसे ऊपर है वो है गुजरात। गुजरात सबसे ऊपर है। ठीक है, और इसमें गुजरात है 1 नंबर पे। 1 मिनट, गुजरात है इसमें 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। ठीक है, और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो तटीय राज्य हैं, जो कोस्टल बाउंड्रीज़ वाले स्टेट्स हैं, उनका प्रदर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा रहा, और 10 में से 6 जो राज्य हैं वो तटीय राज्य हैं। ओके, तो और पूरी तरह लैंडलॉर्ड स्टेट में, और हिमालयी क्षेत्र में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा वो उत्तराखंड का रहा। उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, और दिस इज़ इट। ओके, नेक्स्ट, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने स्वास्थ्य निगरानी उपकरण हालो बैंड पेश किया है? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने स्वास्थ्य निगरानी उपकरण हालो बैंड पेश किया है? दिस इज़ हालो बैंड, नॉट अ हेलो बैंड। ओके, तो ये इंट्रोड्यूस किया है अमेज़ॉन ने। ठीक है, देखिए, दिस इज़ बेसिकली मतलब जो एक फ़िटनेस बैंड होता है उसमें तो जैसे नॉर्मल फिटनेस बैंड की तरह नहीं है ये बहुत ज़्यादा AI पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ये ट्रैकिंग, एडवांस ट्रैकिंग तो है ही है इसमें, जैसा कि एक नॉर्मल बैंड में होती है, फिटनेस बैंड में होती है। इसमें ये भी बता पाएगा कि यूज़र कितना खुश है, और वो इसके आधार पे बताएगा कि जो उसमें AI टूल्स हैं
उसमें जो कलेक्ट किए गए डेटा रहेंगे, मतलब जैसे दिन भर का जो भी डेटा है, ठीक है, उसके आधार पे वो बताएगा, या जितने भी टाइम का डेटा उसमें स्टोर है उसके हिसाब से वो बताएगा कि यूज़र की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, और उसका फीडबैक देगा वो यूज़र को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो क्योंकि फुली AI है तो वी कैन परचेज दिस, इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन। खैर नेक्स्ट, मारिके लुकास रूजेनवेल्ट को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, जिसके उपन्यास के लिए, किस उपन्यास के लिए, तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, शाम की बेचैनी, ये इस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए मारिके लुकास रूजेनवेल्ट को सम्मानित किया गया। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को जीतने वाली, ठीक है, इन्होंने ये नावल जो है वो डच में लिखा था, डच में, अब जो कि इंग्लिश में उसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो स्टार्ट हुआ वो 2004 में स्टार्ट हुआ था, बट वही जो फर्स्ट प्राइज़ दिया गया वो 2005 में दिया गया, ठीक है। एंड दिस इज़ ओपन टू ऑल नेशनलिटीज़, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया है या US वालों को या UK या ऑस्ट्रेलिया, एनीथिंग, ठीक है, ओपन फॉर ऑल नेशनलिटीज़। ओके, और इसकी जो राशि है, धनराशि है, वो 50,000 पाउंड्स होती है, ठीक है। दैट इज़ इक्वली शेयर्ड बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर, ठीक है। तो वो दोनों में बराबर ऑथर को और ट्रांसलेटर को दी जाती है, ठीक है। और ये किसी भी, मतलब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की एक ख़ास बात होती है कि किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेट होना चाहिए। पहले ये हर 2 साल पे दिया जाता था, लेकिन अब इसको हर साल दिया जाता है। ओके, सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।